साल 1956 भारत अपने स्वतंत्र अस्तित्व के पहले दशक में था। चारों ओर विकास की आकांक्षा थी, पर आर्थिक साधन सीमित थे। सरकारी कर्मचारी देश के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ थे, जो कम संसाधनों में पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी उठा रहे थे। इस समय केंद्र सरकार ने महसूस किया कि कर्मचारियों के लिए एक ऐसी वेतन प्रणाली बननी चाहिए जो न केवल उनके जीवन यापन को सुचारू बनाए, बल्कि उन्हें गरिमा भी प्रदान करे। यही वह क्षण था जब भारत में पहली बार पे कमीशन की स्थापना हुई। पहला पे कमीशन एक नई सोच के साथ गठित हुआ, न्यायमूर्ति किंजलकर की अध्यक्षता में। उस समय एक सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी केवल 55 रुपये प्रति माह थी, जो आज के मानकों से बेहद कम थी। लेकिन यह केवल पैसों का मामला नहीं था, यह आत्मसम्मान का प्रश्न था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुरूप जीवन निर्वाह योग्य वेतन देना। धीरे धीरे यह आयोग देश के प्रशासनिक इतिहास का पहला ऐसा अध्याय बना जिसने आजीविका में सम्मान की परिभाषा तय की। 3 साल के भीतर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सिफारिश की गई कि न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 80 रुपये प्रति माह किया जाए। यह वृद्धि भले ही छोटी लगी हो, पर इसका असर बहुत बड़ा था। पहली बार यह स्वीकार किया गया कि सरकारी कर्मचारी भी सामाजिक और आर्थिक सुधार के अधिकारी हैं। यह था दूसरे पे कमीशन का दौर, यानी 1959 का समय। दूसरे पे कमीशन ने डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते की औपचारिक शुरुआत की। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था, क्योंकि अब कर्मचारी का वेतन जीवन यापन की लागत से जुड़ने लगा। अगर बाजार में महंगाई बढ़े तो वेतन भी बढ़े। यही विचार बाद में हर आयोग की नींव बना। अब भारत 70 के दशक में प्रवेश कर चुका था। देश में सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, औद्योगिकरण बढ़ रहा था, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में बहुत अंतर नहीं आया था। ऐसे में तीसरे पे कमीशन का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंगाचारी ने की। इस आयोग ने पहली बार इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की अवधारणा को नीति का हिस्सा बनाया। अब वेतन निर्धारण केवल पदनाम पर नहीं, बल्कि काम की प्रकृति और जिम्मेदारी पर आधारित होने लगा। तीसरे पे कमीशन ने यह भी कहा कि सरकार को अपने कर्मचारियों के भविष्य की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युइटी जैसे प्रावधान सुदृढ़ किए गए। अब हर सरकारी कर्मचारी यह जानता था कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। इस आयोग ने वेतन को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से जोड़ने की सिफारिश की, जिससे यह तय किया जा सके कि महंगाई बढ़ने पर वेतन कितना बढ़ना चाहिए। यही प्रणाली आज भी डियरनेस अलाउंस की गणना का आधार है। समय बीतता गया और भारत 1983 में चौथे पे कमीशन के दौर में पहुंचा। इस आयोग ने एक बड़ा बदलाव लाया, फिटमेंट कंसेप्ट। इसका मतलब था कि पुराने वेतनमान को एक निश्चित गुणांक से गुणा करके नया वेतन तय किया जाए। यह वही विचार था जिसने आगे चलकर फिटमेंट फैक्टर की नींव रखी, जो आज भी हर पे कमीशन का केंद्रीय आधार है। चौथे आयोग ने न्यूनतम वेतन 750 रुपये तय किया। उस समय यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन माना गया, क्योंकि यह वृद्धि लगभग 3 गुना थी। इससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन में वास्तविक सुधार दिखा। आयोग ने यह भी तय किया कि महंगाई भत्ता एक स्थायी तत्व होगा, जिसे हर 6 महीने में संशोधित किया जाएगा। इसी समय से सरकारी वेतन प्रणाली में वैज्ञानिकता आई। वेतन अब भावनाओं से नहीं, बल्कि आर्थिक सूचकांकों से जुड़ा। यही वह काल था जब भारत में प्रशासनिक सुधार की असली शुरुआत हुई। चौथे पे कमीशन ने यह भी सुझाव दिया कि डिफेंस सर्विसेज के लिए अलग मानक होने चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा प्रकृति नागरिक कर्मचारियों से अलग है। यही विचार आगे चलकर मिलिट्री सर्विस पे और ओआरओपी जैसे सुधारों का आधार बना। 70 और 80 का यह काल केवल वेतन सुधार का नहीं, बल्कि भारत के प्रशासनिक चरित्र के परिपक्व होने का दौर था। इस दौरान पे कमीशन ने यह साबित किया कि आर्थिक स्थायित्व और प्रशासनिक न्याय साथ साथ चल सकते हैं। इस तरह पहले 4 पे कमीशन ने भारत की वेतन प्रणाली की नींव रखी, सम्मान, समानता और स्थायित्व के 3 स्तंभों पर। अब भारत तैयार था अगले बड़े अध्याय के लिए, 5वें और 6ठे पे कमीशन के दौर के लिए,
जो आर्थिक उदारीकरण और तकनीकी क्रांति के समय में आए। 1995 के आसपास भारत ने एक नया आर्थिक चेहरा देखा। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन की नीति अपनाई जा चुकी थी, निजी क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा था और सरकारी नौकरियां अब प्रतिस्पर्धा का प्रतीक बन चुकी थीं। इस समय देश को जरूरत थी कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी आधुनिक समय और बाजार के अनुरूप हो। यही वह पृष्ठभूमि थी जब 5वां पे कमीशन गठित हुआ। इस आयोग ने कहा कि सरकारी सेवा को सिर्फ स्थायित्व से नहीं, बल्कि समान अवसर और जीवन गुणवत्ता से भी जोड़ना होगा। फिटमेंट बेनिफिट लगभग 20% रखा गया और न्यूनतम वेतन 2,550 रुपये तय किया गया। यह वेतन पिछले आयोग से लगभग 3 गुना था, एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी। 5वें पे कमीशन ने वेतनमानों को घटाकर 36 स्तरों से एकीकृत करने की सिफारिश की ताकि प्रशासनिक जटिलता घटे। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण भत्ते शुरू किए गए, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। कर्मचारियों के परिवारों को ध्यान में रखते हुए इस आयोग ने पहली बार सामाजिक न्याय को वेतन का हिस्सा बनाया। इसी आयोग के दौरान समान वेतन और समान कार्य का विचार और मजबूत हुआ। अब हर वर्ग को उसकी भूमिका के अनुरूप सुविधा और सुरक्षा दी जाने लगी। वहीं दूसरी ओर रक्षा सेवाओं के लिए भी आयोग ने कुछ अलग सुझाव दिए, जैसे कठिन क्षेत्र, फील्ड एरिया में तैनाती के लिए अतिरिक्त भत्ता। 5वां पे कमीशन आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इससे सरकारी खर्च तो बढ़ा, लेकिन कर्मचारियों की क्रय शक्ति भी बढ़ी और देश की अर्थव्यवस्था में उपभोग, कंजम्पशन का नया प्रवाह आया। अगले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट, वाहन उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में तेजी से मांग बढ़ी। इसका सीधा कारण कर्मचारियों की बढ़ी हुई आय थी। अब समय आ चुका था जब भारत तकनीकी रूप से एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा था। इंटरनेट और कंप्यूटर युग के साथ प्रशासन भी डिजिटल होने लगा था। ऐसे में वेतन प्रणाली को भी वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाना जरूरी हो गया था। यही कारण था कि वर्ष 2006 में गठित 6ठा पे कमीशन सबसे आधुनिक और क्रांतिकारी आयोग माना गया। इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण ने की। इसने पूरी वेतन प्रणाली का ढांचा ही बदल दिया। अब तक अलग अलग वेतनमान और ग्रेड चल रहे थे, लेकिन 6ठे पे कमीशन ने इन्हें एक साथ मिलाकर पे बैंड और ग्रेड पे की अवधारणा दी। इस आयोग का फिटमेंट फैक्टर 1.86 रखा गया और न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये तय किया गया। यह पहले की तुलना में बड़ी छलांग थी। इसके साथ ही डियरनेस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस को एकीकृत कर एक सरल प्रणाली बनाई गई। लेकिन 6ठे आयोग की सबसे बड़ी देन थी पे बैंड सिस्टम और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट का विचार। अब हर कर्मचारी का वेतन उसके प्रदर्शन पर निर्भर होने लगा। दूसरा बड़ा कदम था नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस की शुरुआत। यह पुरानी पेंशन प्रणाली से हटकर एक ऐसा मॉडल था जिसमें सरकार और कर्मचारी दोनों योगदान करते थे। इससे सरकार का वित्तीय बोझ घटा और भविष्य की पेंशन प्रणाली टिकाऊ बनी। 6ठे पे कमीशन ने रक्षा सेवाओं को भी विशेष लाभ दिए। पहली बार मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी लागू किया गया। अधिकारियों के लिए 6,000 रुपये और जवानों के लिए 2,000 रुपये प्रति माह। इसने सेना के योगदान को एक नई मान्यता दी। साथ ही फील्ड एरिया अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस और सियाचिन अलाउंस को संशोधित किया गया ताकि कठिन क्षेत्रों में सेवा कर रहे जवानों को बेहतर जीवन सुविधाएं मिल सकें। यह वही दौर था जब भारत ने प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में कदम रखा। अब वेतन और भत्तों की गणना डिजिटली होने लगी। ई गवर्नेंस के साथ पे मैनेजमेंट सिस्टम लागू हुआ। यह एक बड़ा परिवर्तन था क्योंकि अब भ्रष्टाचार और देरी की गुंजाइश बहुत कम रह गई थी। 6ठे आयोग के बाद भारत में सरकारी सेवा की छवि बदली। यह अब स्थायित्व नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक बन गई। आर्थिक दृष्टि से भी यह आयोग भारत की जीडीपी वृद्धि में सहायक साबित हुआ। वेतन बढ़ने से उपभोग शक्ति बढ़ी, बाजार में मांग बढ़ी और देश की अर्थव्यवस्था ने 8% से अधिक की वृद्धि दर हासिल की। यह वह काल था जब सरकारी कर्मचारियों की भूमिका केवल प्रशासन तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे राष्ट्र निर्माण का प्रत्यक्ष हिस्सा बन गए।
छठे पे कमीशन ने यह सुनिश्चित किया कि हर सरकारी कर्मचारी को आधुनिक युग के अनुरूप सुविधाएं, सुरक्षा और सम्मान मिले। यानी यह आयोग केवल आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि प्रशासनिक पुनर्जागरण की शुरुआत था। साल 2014 भारत का सामाजिक और प्रशासनिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा था। देश डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा था और सरकार ने ई गवर्नेंस को प्राथमिकता दी थी। ऐसे समय में यह स्वाभाविक था कि पे कमीशन को भी आधुनिक सोच के अनुरूप ढालना पड़े। इसी पृष्ठभूमि में गठित हुआ 7वां पे कमीशन, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति के माथुर ने की। इस आयोग ने भारत की वेतन प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा ढांचागत परिवर्तन किया। पुराने पे बैंड और ग्रेड पे सिस्टम को पूरी तरह हटाकर एक नई प्रणाली लाई गई, जिसे कहा गया पे मैट्रिक्स। यह एक सरल, पारदर्शी और डिजिटल रूप से संगठित संरचना थी, जिसमें हर कर्मचारी का स्तर, लेवल और वेतन उसी मैट्रिक्स में तय किया जाता था। 7वें पे कमीशन ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा। इसके अनुसार न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय हुआ, जबकि उच्चतम वेतन 2,50,000 रुपये तक पहुंच गया। यह वृद्ध कर्मचारियों के लिए बहुत राहत लेकर आई, क्योंकि महंगाई दर उस समय काफी बढ़ चुकी थी। इस आयोग ने अलावेंसेस की भी पूरी समीक्षा की। HRA, हाउस रेंट अलावेंस को बेसिक पे के 10, 20 और 30% के अनुपात में वर्गीकृत किया गया, शहरों की श्रेणी के अनुसार। ट्रांसपोर्ट अलावेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस और मेडिकल रीएम्बर्समेंट जैसे भत्तों को डिजिटल रसीद प्रणाली से जोड़ा गया, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन 7वें पे कमीशन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी पे मैट्रिक्स का डिजिटल स्वरूप। अब कर्मचारी अपने वेतन का सटीक निर्धारण ऑनलाइन देख सकता था। इंक्रीमेंट और प्रमोशन की गणना स्वचालित हो गई। यह प्रणाली इतनी सरल थी कि अब किसी को भी यह जानने के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे कि उसका वेतन या पेंशन कितना होगा। दूसरा ऐतिहासिक सुधार आया रक्षा सेवाओं के लिए 1 रैंक 1 पेंशन OROP का क्रियान्वयन। यह निर्णय करोड़ों सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए एक भावनात्मक और आर्थिक विजय थी। अब समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले सभी जवानों और अधिकारियों को समान पेंशन मिलने लगी। यह केवल वित्तीय सुधार नहीं, बल्कि राष्ट्र के सम्मान के ऋण की आंशिक अदायगी थी। 7वें पे कमीशन के तहत मिलिट्री सर्विस पे MSP को जारी रखा गया। अधिकारियों के लिए 15,000 रुपये और जवानों के लिए 5,000 रुपये तक। साथ ही सियाचिन अलावेंस जैसे कठिन क्षेत्रीय भत्तों को लगभग दोगुना किया गया। इससे यह स्वीकार किया गया कि भारत के सैनिकों की सेवा सामान्य नौकरी नहीं, बल्कि एक असाधारण कर्तव्य है। साथ ही आयोग ने पेंशन प्रणाली में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। नेशनल पेंशन सिस्टम NPS को मजबूत करते हुए सरकार का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया गया। पेंशन निवेश को सरकारी सुरक्षा और बाजार आधारित लाभ के मिश्रण से जोड़ दिया गया, ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। आर्थिक दृष्टि से 7वें पे कमीशन के लागू होने से भारत की GDP पर कुछ समय के लिए राजकोषीय दबाव तो पड़ा, लेकिन 3 वर्षों में ही इसका सकारात्मक प्रभाव दिखा। कर्मचारियों की आय बढ़ने से घरेलू उपभोग बढ़ा, जिससे GST और आयकर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस आयोग ने परफॉर्मेंस लिंक्ड पे सिस्टम की सिफारिश की थी, यानी अब वार्षिक इंक्रीमेंट केवल सेवा अवधि पर नहीं, बल्कि कार्य प्रदर्शन पर निर्भर होना चाहिए। इसी सोच ने आगे चलकर मिशन कर्मयोगी जैसी सरकारी नीति को जन्म दिया। अब हम पहुंचते हैं वर्तमान युग की ओर, वर्ष 2025 और उसके बाद, जहां भारत अपने अगले पे कमीशन की तैयारी में है। 8वां पे कमीशन भारत के इतिहास का सबसे तकनीकी और आधुनिक आयोग होगा। इसका कार्यक्षेत्र पहले से कहीं व्यापक होगा। यह केवल सैलरी और पेंशन पर नहीं, बल्कि डिजिटल अलावेंस, AI एवैल्यूएशन, रिमोट वर्क कॉम्पेंसेशन और परफॉर्मेंस इंडेक्स जैसे आधुनिक विषयों पर भी आधारित होगा। फिटमेंट फैक्टर के लिए अनुमान है कि यह 3.0 से 3.15 के बीच हो सकता है। यदि इसे 3.0 रखा गया तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 54,000 रुपये तक पहुंच जाएगा।
यह भारतीय प्रशासनिक इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी छलांग होगी। नई प्रणाली में पे मैट्रिक्स 2.0 लागू होने की संभावना है। यह पूरी तरह डिजिटल और एआई बेस्ड होगी। हर कर्मचारी का वेतन, इंक्रीमेंट और अलाउंसेस स्वचालित रूप से एकीकृत प्रणाली में अपडेट होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल यह विश्लेषण करेगा कि कौन सा कर्मचारी कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और उसी के अनुसार बोनस या इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही अलाउंसेस को भी महंगाई और इन्फ्लेशन इंडेक्स से जोड़ा जाएगा ताकि हर वर्ष दरें स्वतः संशोधित हों। वर्क फ्रॉम होम संस्कृति को देखते हुए डिजिटल वर्क अलाउंस लागू होने की भी संभावना है, जो लगभग 3,000 से 5,000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है। डिफेंस सर्विसेज के लिए मिलिट्री सर्विस पे 2 गुनी की जा सकती है। अधिकारियों के लिए 12,000 रुपये और सैनिकों के लिए 4,000 रुपये तक। साथ ही फील्ड एरिया अलाउंस को जोखिम और कठिनाई के स्तर के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। पेंशन के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। मिनिमम गारंटीड पेंशन अंडर एनपीएस, ताकि किसी भी रिटायर कर्मचारी को पेंशन में अस्थिरता का भय न रहे। सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18% तक किया जा सकता है। 8वां, पे कमीशन पूरी तरह डेटा ड्रिवन और एआई मॉनिटर्ड होगा। अब हर कर्मचारी का विवरण, परफॉर्मेंस स्कोर, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, ट्रांसफर हिस्ट्री सिस्टम में रिकॉर्ड रहेगा और वेतन स्वतः अपडेट होगा। यह आयोग केवल वेतन नहीं बदलेगा, बल्कि भारत की कार्य संस्कृति को नया रूप देगा। परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और डिजिटल गवर्नेंस, ये 3 स्तंभ होंगे इस नए युग के। 8वां, पे कमीशन आने वाले समय में भारत को एक ऐसे राष्ट्र में परिवर्तित करेगा जहां सरकारी सेवा केवल स्थायित्व का प्रतीक नहीं होगी, बल्कि यह स्मार्ट गवर्नेंस और डिजिटल परफॉर्मेंस का मानक बनेगी। इस आयोग के लागू होने से राजकोषीय बोझ बढ़ेगा, पर अर्थव्यवस्था पर इसका दीर्घकालिक असर सकारात्मक रहेगा। उपभोग बढ़ेगा, बाजार मजबूत होंगे और कर्मचारियों का जीवन स्तर एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। यह सिर्फ एक वेतन सुधार नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय प्रशासनिक पुनर्जागरण होगा। भारत अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां वेतन केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। आने वाला 8वां पे कमीशन इस गौरव को एक नई पहचान देगा। एक ऐसा भारत जहां सेवा, सम्मान और प्रदर्शन तीनों का मूल्य बराबर हो। 70 वर्षों की यह यात्रा केवल वेतन आयोगों की रिपोर्ट नहीं, बल्कि भारत की प्रशासनिक आत्मा की कहानी है। साल 1956 में जब पहला पे कमीशन बना था, तब भारत एक नवजात राष्ट्र था जो गरीबी, महंगाई और सीमित संसाधनों से जूझ रहा था। कर्मचारियों का वेतन उस समय केवल जीविका के लिए पर्याप्त था, लेकिन धीरे धीरे हर आयोग के साथ यह प्रणाली परिपक्व होती गई और आज 2025 में यह केवल सैलरी सिस्टम नहीं, बल्कि स्मार्ट इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बन चुकी है। हर पे कमीशन ने देश की अर्थव्यवस्था को एक नया मोड़ दिया। जब कर्मचारियों का वेतन बढ़ा तो उनके घरों में खरीदारी बढ़ी, बाजारों में मांग बढ़ी और सरकार का टैक्स संग्रह भी बढ़ा। यह एक चक्रीय प्रणाली थी। सरकार वेतन देती है, कर्मचारी खर्च करते हैं, बाजार चलता है और टैक्स के रूप में वही धन फिर सरकार को वापस मिलता है। यही कारण है कि हर पे कमीशन लागू होने के बाद भारत की जीडीपी में औसतन 1 से 2% की वृद्धि देखी गई। आर्थिक दृष्टि से देखें तो पे कमीशन केवल खर्च नहीं, बल्कि एक रेवेन्यू मल्टीप्लायर है। 5वें पे कमीशन के बाद दोपहिया वाहन उद्योग ने नई ऊंचाई छुई। 6ठे के बाद रियल एस्टेट और शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश बढ़ा। 7वें पे कमीशन ने डिजिटल मार्केट और ई कॉमर्स सेक्टर को गति दी और अब 8वां पे कमीशन आने वाले समय में डिजिटल सर्विस सेक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नौकरियों को स्थायित्व देगा। सरकारी कर्मचारियों की भूमिका भी इस दौरान पूरी तरह बदल गई। पहले उनका कार्य प्रशासनिक सीमाओं में बंधा था, पर अब वे पब्लिक सर्विस प्रोफेशनल्स बन चुके हैं जो न केवल सरकार चलाते हैं, बल्कि तकनीक, डेटा और नीतियों को जोड़कर राष्ट्र को आगे ले जाते हैं। रक्षा सेवाओं में यह यात्रा और भी प्रेरणादायक रही। रैंक पे विवाद से लेकर ओपी तक हर कदम ने यह साबित किया कि भारत अपने सैनिकों का सम्मान करना जानता है। आज
जब एक जवान सीमा पर तैनात होता है तो उसे यह भरोसा होता है कि देश उसकी सेवा का मूल्य जानता है। 8वां, पे कमीशन इस विश्वास को और मजबूत करेगा। मिलिट्री सर्विस पे को बढ़ाकर, रिस्क अलाउंस को आधुनिक बनाकर और ओआरओपी की समीक्षा अवधि को घटाकर। पे कमीशन का प्रभाव केवल वेतन या पेंशन तक सीमित नहीं, इसने समाज के मध्यम वर्ग को भी सशक्त किया। आज भारत में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पे कमीशन सुधारों की वजह से बेहतर हुए हैं। यह केवल आर्थिक नीति नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। पेंशन सुधारों की बात करें तो एनपीएस ने वित्तीय स्थायित्व और आत्मनिर्भरता दोनों दी। अब सरकार और कर्मचारी दोनों अपनी वृद्धावस्था के लिए योगदान करते हैं। आने वाले समय में जब मिनिमम गारंटीड पेंशन लागू होगी तब कोई भी सेवानिवृत्त व्यक्ति आर्थिक असुरक्षा में नहीं रहेगा। सरकार का कुल राजकोषीय व्यय भले बड़ा हो, लेकिन उसकी भरपाई बाजार की गतिविधियों ने कर दी। हर आयोग के बाद पहले 2 वर्षों में फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बढ़ा, लेकिन तीसरे वर्ष से टैक्स संग्रह में स्थिर वृद्धि देखी गई। रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों मानते हैं कि पे कमीशन फिस्कल स्टिमुलस की तरह काम करता है। यह देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर गति देता है। अब पे कमीशन की परिभाषा बदल चुकी है। यह केवल वेतन सुधार का उपकरण नहीं बल्कि नेशनल गवर्नेंस मैकेनिज्म है। पे मैट्रिक्स 2.0 और एआई परफॉर्मेंस सिस्टम के साथ भारत अब उस युग में है जहां पारदर्शिता, दक्षता और योग्यता तीनों साथ चल रहे हैं। यह भी गौर करने योग्य है कि आज का सरकारी कर्मचारी तकनीक प्रवीण है। वह अब केवल आदेशों का पालन नहीं करता बल्कि डेटा के माध्यम से निर्णय लेता है। पे कमीशन ने इस सोच को जन्म दिया, योग्यता के अनुरूप वेतन, प्रदर्शन के अनुसार सम्मान। अब जब भारत 8वां पे कमीशन लागू करने की ओर बढ़ रहा है, तब यह केवल एक नीति निर्णय नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय घोषणा है कि भारत अपने कर्मचारियों में निवेश करता है, क्योंकि वही राष्ट्र की रीढ़ है। 8वां पे कमीशन के लागू होने से न्यूनतम वेतन 54,000 रुपए तक पहुंच सकता है और फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 3.15 के बीच रह सकता है। यह सुधार केवल संख्याओं का नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता का सुधार होगा। साथ ही डिजिटल अलाउंसेस, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स और हाइब्रिड पेंशन मॉडल जैसे नए कदम भारत के प्रशासनिक ढांचे को विश्व स्तरीय बना देंगे। भविष्य में सरकार रोलिंग पे रिवीजन मॉडल की दिशा में भी जा सकती है, जिसमें हर 3 वर्ष में छोटे छोटे संशोधन किए जाएंगे ताकि अचानक वित्तीय दबाव न आए और कर्मचारियों को लगातार प्रोत्साहन मिलता रहे। यह भारत के पे सिस्टम को अधिक स्थायी और वैज्ञानिक बनाएगा। इस पूरे सफर में एक बात सबसे अधिक प्रेरक है। हर पे कमीशन ने भारत के कर्मचारियों को यह एहसास दिलाया कि उनका कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा है। यह वही सोच है जिसने भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सबसे सशक्त प्रशासनिक तंत्र बनाया। अब जब देश विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, तब यह पे कमीशन प्रणाली ही उस यात्रा का आर्थिक इंजन बनेगी। हर कर्मचारी की मेहनत, हर अधिकारी की जिम्मेदारी और हर सैनिक का त्याग, इन सब का प्रतिफल तभी संभव है जब वेतन प्रणाली न्यायपूर्ण, पारदर्शी और सम्मानजनक हो। पे कमीशन ने यह संतुलन बनाकर रखा है। वेतन और सम्मान, सेवा और प्रेरणा, नीति और संवेदना, सबका संगम। साल 1956 से लेकर 2026 तक की यह यात्रा हमें यही सिखाती है कि देश का विकास केवल उद्योगों या पूंजी से नहीं बल्कि उन लोगों से होता है जो हर दिन अपने कार्य से राष्ट्र को चलाते हैं। पे कमीशन सिर्फ आंकड़ों की रिपोर्ट नहीं है, यह भारत की आत्मा की आवाज है। यह हर सरकारी कर्मचारी के गर्व की कहानी है और हर नागरिक के विश्वास का प्रतीक है। आज भारत जब डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है, तब यह प्रणाली भी उसी के अनुरूप विकसित हो रही है, एआई, डेटा और परफॉर्मेंस के साथ। आने वाले वर्षों में जब 8वां पे कमीशन लागू होगा, तो यह सिर्फ सैलरी रिवीजन नहीं बल्कि स्मार्ट इंडिया गवर्नेंस रेवोल्यूशन होगा। इसलिए कहा जा सकता है, पे कमीशन इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन द स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड मोरल ऑफ इंडिया। और यही इस यात्रा का सार है, सेवा, सम्मान और सुधार।
यही है भारत के पे कमीशन की सच्ची कहानी। जय हिंद, धन्यवाद।